आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल in this class. Topic for discussion in this class is people as resources. तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्या अर्थ है? रिसोर्स इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ पर्पस। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसी पर्पस के लिए यूज की जाती है वो रिसोर्स होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए टूल्स, मशीनरीज, मटेरियल, रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब क्या हैं? दीज आर द रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को यूज करके हम ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं जो ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है। रिसोर्सेज जो हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल का मतलब है जिनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, जो रिप्रोड्यूस होते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, वाटर रिसोर्सेज है। ये समय के साथ साथ दोबारा प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारा टाइम नहीं लगता है। जबकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको आप दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, कोल है। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रीजनरेट नहीं कर सकते। इनके भंडार तो खोजे जा सकते हैं, लेकिन इनको दोबारा से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, जैसे आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे ट्रीज को काटा जाता है, किसी न किसी पर्पस के लिए लकड़ियों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। तो वो एक तरफ तो उनको काटा जा रहा है और दूसरी तरफ साथ साथ नए पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं। तो कुछ समय के बाद नए पेड़ पौधे भी हो जाएंगे उनकी जगह पे, तो वो रिन्यूएबल है। लेकिन पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, ये चीज़ें एक बार ख़त्म हो जाएं तो फिर इनको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये लाखों सालों के बाद जो है ये प्रोड्यूस होती हैं। सो दिस इज़ नॉट द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्सेज। तो हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है और रिसोर्सेज के टाइप्स क्या है, ये हमने पढ़े। उसी में ह्यूमंस भी आते हैं। ह्यूमंस भी रिसोर्सेज की तरह होते हैं। किस तरह होते हैं, यही इस चैप्टर में हमने समझना है। पीपल एज रिसोर्सेज। पीपल एज रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि जो जनसंख्या है किसी भी देश की, वो भी एक तरह का रिसोर्स है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि सभी व्यक्ति कोई ना कोई काम तो करते ही हैं, और जो भी वो काम करते हैं, चाहे किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं या कोई सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एक तरह से ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपना
जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, अपने स्किल्स को प्रोवाइड करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज को प्रोवाइड करते हैं। जो उनके अंदर एक टैलेंट होता है, स्किल सेट होता है, जो भी काम उन्होंने सीखा होता है उसको करके वो दूसरों लोगों की लिए गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से हम ये कहते हैं कि जो पीपल हैं वो भी एक तरह से रिसोर्स की तरह होते हैं। वो भी मतलब दूसरे रिसोर्सेज की तरह ही होते हैं, जैसे कि बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो भी मैन मेड रिसोर्सेज हैं। सिमिलरली देयर इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स। सो अब किसी भी देश में रहने वाले जो लोग हैं उसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जो जनसंख्या है वो लाइबिलिटी भी हो सकती है और एसेट भी हो सकती है। लाइबिलिटी कब होती है पॉपुलेशन? लाइबिलिटी का मतलब समझिए पहले, लाइबिलिटी क्या होता है। लाइबिलिटी को हम बोलते हैं दायित्व। दायित्व मतलब किसी काम को करने की हमारी जो एक जिम्मेदारी है, हमने उसको करना है, या हमने किसी से कोई चीज़ ली है उसको वापस करनी है, वो हमारी लाइबिलिटी है। जैसे किसी ने कोई पैसा ले लिया, किसी से उधार ले लिया, अब उसको वापस करना है, तो उसके ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है। कर्जा क्या है? एक तरह का लाइबिलिटी है। तो इसी तरह से घर में कोई भी परिवार का जो सदस्य है उसकी जिम्मेदारी है, जो भी मुखिया है परिवार का, कि वो घर के जितने भी लोग हैं उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखे। जो अर्निंग हैंड है वो पैसा कमा कर लाता है, बाकी लोगों के लिए, अपने लिए परिवार चलता है उससे। तो वो क्या है? उस आदमी की क्या है? वो लाइबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है वो। तो पॉपुलेशन जो है एक तरह से लाइबिलिटी भी होती है और एसेट भी होती है। अब समझते हैं कि एसेट किस तरह होती है और लाइबिलिटी किस तरह होती है। देखिए, हमारे देश में जो वर्किंग एज ग्रुप है उसकी जो एज है वो है 15 से 59 ईयर तक। मतलब वर्किंग एज ग्रुप क्या है इंडिया में? इट इज़ फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। तो ये हमारे देश का वर्किंग एज ग्रुप है। अब आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, जिनके पास स्किल्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, मतलब वो बेरोजगार हैं। तो जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो बाकी लोगों पर डिपेंडेंट है एक तरह से। जैसे मान लो परिवार में 4-5 सदस्य है, उसमें से एक आदमी कमा रहा है या दो आदमी कमा रहे हैं। खास करके इंडिया में तो ये ट्रेंड है कि भाई एक परिवार में जनरली एक ही अर्निंग हैंड होता है, बाकी 4-5 जो भी सदस्य हैं वो सब उस पर डिपेंड होते हैं। तो हमारे देश में जो एक तरह से वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम है, मतलब काम करने वाले लोग कम हैं, डिपेंडेंट ज़्यादा है। तो जो लोग डिपेंडेंट हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे हैं या कोई बहुत थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उनका है काम में, अब उनके ऊपर भी तो बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। उनके परिवार के लोग जो अर्निंग हैंड है वो उसके सारे खर्चों को मैनेज करते हैं। अब चाहे वो खाने पीने का खर्चा है, भोजन पे खर्चा है, या उनकी रहने का खर्चा है, या मतलब घर का खर्चा है, मकान का खर्चा है, या फिर कोई दवाई चाहिए, मेडिसिन चाहिए ट्रीटमेंट की, उसका खर्चा है, या कोई ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं, उनके किसी भी तरह का एक्सपेंसेस है। जो भी आदमी बेरोजगार है, कोई काम नहीं करता है, तो फिर वो क्या है? एक तरह से लाइबिलिटी है। अब यहाँ पर ये डिफरेंस करना ज़रूरी है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट तो 15 ईयर्स प्लस के हो जाते हैं, तो उसको क्या हम क्या कहेंगे? लाइबिलिटी कहेंगे? नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो अभी अपनी स्किल्स को तैयार कर रहे हैं, वो अभी अपने अंदर एक तरह से एक्सपर्टीज को तैयार कर रहे हैं, अपना एक एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं नया, उसमें वो अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं। तो वो एक तरह से पोटेंशियल एसेट है, मतलब एक तरह से एसेट तैयार हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो या तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, या पढ़ाई लिखाई करके वो अपना पढ़ाई को फिनिश कर चुके हैं,
और अब जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिल नहीं रही है, या उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि उनको काम मिल जाए। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो लोग जो हैं जो किसी भी तरह का काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मतलब उसका कारण कुछ भी हो, लेकिन वो एक तरह से मतलब ओवरऑल जो इस तरह की पॉपुलेशन है वो देश पर क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि उस जनसंख्या पर बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, उसके खर्चे भी पूरे करने पड़ते हैं, परिवार के लोग भी करते हैं, सरकार भी करती है। अब जैसे आप देखते हैं कि इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन अंडर पॉवर्टी लाइन है, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार जो है फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल केयर सर्विसेज, फ्री फूड एक तरह से, क्योंकि बहुत ही कम कीमतों पर भोजन भी मिलता है या राशन भी मिलता है, तो ये सारे खर्चे किसको पे करने पड़ते हैं, सरकार इसको मैनेज करती है। और बाकी जो लोग अर्निंग हैंड होते हैं, जो टैक्स पेयर होते हैं, उनके द्वारा दिया गया जो पैसा है, उस पैसे को खर्च करके सरकार उन लोगों पर लगाती है। तो एक तरह से क्या है कि जो लोग एक तरह से किसी भी तरह का काम नहीं करते हैं, या जो प्रोडक्टिव नहीं हैं, या जिनके अंदर कोई सेट ऑफ स्किल्स नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, वो फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसी जो जनसंख्या होती है उसको हम कहते हैं कि वो लायबिलिटी है, वो दायित्व है देश के ऊपर। दूसरी तरफ पॉपुलेशन को हम एक एसेट के तौर पर भी देखते हैं। जनसंख्या जो है एक एसेट भी है। एसेट का मतलब है, जैसे आप देखते हैं एसेट्स को, अगर हम फिजिकल एसेट्स की बात करें तो मशीनरी है, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कैश है, जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे आगे हम मतलब उत्पादन कर सकते हैं, या कुछ अपनी जो एक तरह से इनकम है उसको जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही ह्यूमंस जो है या पॉपुलेशन जो है वो एक तरह एसेट भी होती है। एसेट कब बनती है पॉपुलेशन? एसेट का मतलब समझ लीजिए पहले। देखो, अगर किसी देश में या किसी परिवार में लोग पढ़े लिखे हों, अच्छी समझ वाले हों, और अच्छी उनकी एक सोच है, प्रोडक्टिव सोच है, मेहनती हैं, और हेल्दी भी हैं, साथ में हेल्थ का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, और जो जो भी उन्होंने काम सीखा है वो उसमें वो एक्सपर्ट है, तो वो जहाँ पर भी काम करेंगे, चाहे वो अपने घर का कोई काम करेंगे, किसी दूसरे को कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, तो वो बाकी लोगों के काम आएगी उसकी सर्विसेज, बाकी लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदे का मतलब ये नहीं कि वो पैसा देगा उनको, मतलब अपनी एक देखो, एक आदमी है वो अपने काम में ट्रेंड है, स्किल्ड है, एक्सपर्ट है, आप उससे काम कराएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो ऐसे लोग जो एक तरह से एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं, और साउंड हेल्थ के हैं, अपने काम की एक्सपर्टीज रखते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो एक तरह से एसेट माने जाते हैं। दे आर द एसेट्स। इसी तरह से पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो इस तरह की स्किल्स रखता है या इस तरह की प्रोडक्टिव उसकी क्वालिटी है, तो वो व्यक्ति जो है एक तरह से एसेट कहा जाएगा। और पॉपुलेशन में जितने भी लोग ऐसे हैं वो सारे के सारे क्या है, एसेट्स हैं। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन को एसेट्स के रूप में भी देखते हैं। पॉपुलेशन एक तरह से एसेट्स भी है, एक तरह का हमारी परिसंपत्ति है, वो हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम आ सकती है, वो दूसरे लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, दूसरे लोगों की आवश्यकताओं को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पॉपुलेशन जो है वो एसेट कब बनती है, और क्या उसको हम एसेट बना सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। अगर पॉपुलेशन पर जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाए, जैसे कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जाए, उनकी ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट किया जाए, या उनकी जो मेडिकल केयर सर्विसेज है उनकी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो उससे क्या है कि जो हमारे पास सेट ऑफ स्किल्स है, एक्सपर्टीज है, उसका स्टॉक बढ़ता है। मतलब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है जो अपने काम में ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, एक्सपर्ट हैं, जो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो बेहतर तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या बेहतर तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हैं, जिनके अंदर सेट ऑफ स्किल्स है। ये कब होंगी? जब लोग पढ़े लिखे होंगे, उनके पास अच्छी एजुकेशन होगी, उनको अपने काम की
या अपनी जो भी उन्होंने स्किल सीखी उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी उनके पास, और साउंड हेल्थ के होंगे, बहुत अच्छी उनकी हेल्थ होगी, तो दीज पीपल आर रियली प्रोडक्टिव। ये दूसरे लोगों के लिए बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं बेनिफिशियल पॉइंट होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ये जो पॉपुलेशन है ये क्या है, एसेट है। और एसेट जैसे हमने कहा कि ह्यूमन जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो यूजुअली किस चीज़ से होता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करती है, बट मेनली दीज आर द फैक्टर्स। अच्छा, ह्यूमन जब अगर हम बात करें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जब सेट ऑफ स्किल्स बढ़ता है लोगों के पास, तो उससे फायदा क्या होता है, मतलब उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। देखो, उसके बेनिफिट में सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों की इनकम बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, जब किसी आदमी के पास जो है अच्छी स्किल्स होंगी, जब वो ट्रेंड होगा अपने काम में, तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी, हायर इनकम वो अर्न करेगा। आप देखते हैं कि कोई, मान लीजिए दो लोग हैं, वो एक जैसे काम करते हैं, लेकिन एक आदमी अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है, दूसरा आदमी उतना एक्सपर्ट नहीं है, तो आप उसी आदमी से अपना काम करवाना चाहेंगे जो एक्सपर्ट है, भले ही वो ज़्यादा पैसा भी ले ले। तो मतलब क्या हुआ कि जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो फिर हायर इनकम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उनकी आमदनी बढ़ती है, और जब आमदनी बढ़ेगी तो नेचुरली है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, वो एक बेटर लाइफ को जी पाएंगे। दूसरा जो बेनिफिट है वो है बेनिफिट टू द सोसाइटी। देखो, जो लोग अपने काम में एक्सपर्ट हैं, ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, एक तरह से जो ह्यूमन कैपिटल का रूप ले चुके हैं, तो वो जो है मतलब सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। अब सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल किस तरह से, पहली बात तो ये है कि वो सोसाइटी के लोगों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो उनको मतलब सर्विसेज बेटर मिल जाएंगी, तो लोगों को फायदा होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब सिंपल सी बात आप यूं देखिए, अगर हमारे घर के आसपास हमारे सोसाइटी में अच्छे लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, अच्छी आदतों वाले लोग हों, और जिनकी अच्छी हेल्थ हो, जिनकी सोच जो है वो मतलब फॉरवर्ड थिंकिंग हो, जो प्रोग्रेसिव सोच वाले हैं, तो नेचुरली सोसाइटी पर उनका अच्छा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ मान लीजिए अगर लोगों का जो एक बिहेवियर है वो सही नहीं है, जो थॉट प्रोसेस है वो सही नहीं है, या आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, या एक दूसरे के लिए परेशानी करते रहते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, तो फिर सोसाइटी को क्या प्रॉफिट होगा उससे। ऐसे लोग जो है सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब होती है, जब सेट ऑफ स्किल्स अच्छा हो, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, पढ़ने लिखने से ये नहीं है कि वो सिर्फ सेट ऑफ स्किल्स उसके पास आएगा, पढ़ाई लिखाई का मतलब है कि एक तरह से वो सोसाइटी में भी फिट हो जाएगा, वो सोसाइटी में अपनी ड्यूटीज़ को भी समझेगा, और उसको सोसाइटी को में किस तरह रहना है वो भी चीज़ें उसको समझ में आएंगी, तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। तो अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़ ली, सबसे पहले हमने इसमें देखा कि मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या है, उसके बाद ह्यूमंस एज रिसोर्सेज किस तरह से होते हैं, और पॉपुलेशन एज लाइबिलिटी को हमने डिस्कस किया, उसके बाद पॉपुलेशन एसेट कैसे होती है उसके बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद हमने देखा कि जो बेनिफिट्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के वो कौन कौन से हैं। सो अभी तक हमने ये टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलप होना, पॉपुलेशन का एक एसेट बनना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अभी अगर हम 2020 की बात करें तो हमारे देश की जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 138 करोड़। अभी 2021 में लेटेस्ट डाटा आएगा सेंसस का, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश में है। अब ये पॉपुलेशन क्या है, क्या एसेट है या लायबिलिटी है। इतनी भारी पॉपुलेशन है हमारे देश में, तो जो लोग अपने काम में एक्सपर्ट नहीं हैं, स्किल्ड नहीं हैं, जिनके पास सेट ऑफ स्किल्स नहीं हैं, जो प्रोडक्टिव नहीं हैं, या जो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी काम नहीं करते हैं, वो सभी लोग एक तरह से लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी है देश के ऊपर। बट दूसरी तरफ जो लोग ट्रेंड है, एजुकेटेड है,
स्किल्ड हैं, एक्सपर्ट हैं अपने काम में, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो एक तरह से समाज में डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो उससे बेनिफिट होता है सोसाइटी को। तो ऐसी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो एसेट है। तो इंडिया में भी अब जैसे ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा काम हो रहा है, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, और जैसे अभी आपने एक नया प्रोजेक्ट सुना है स्किल्ड इंडिया। तो स्किल्ड इंडिया क्या प्रोग्राम है, इसमें लोगों में स्किल्स को डेवलप करने की बात की जा रही है, उस पे काम हो रहा है। तो ऐसे लोग जो एक तरह से सेट ऑफ स्किल्स सीख लेते हैं, जो अपने काम में ट्रेंड हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे लोग देश के लिए क्या है, एक एसेट होता है। और जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है तो उससे प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, उनकी जो उत्पादन करने की क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, अल्टीमेटली हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है। तो देश के लिए एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। अब आप देखते हैं कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति जो आई थी, उसके बारे में हम पिछला चैप्टर आपने पढ़ा था, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ा था आपने इसके बारे में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने से, यानी जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग हैं उनको यूज़ करने से, जिसमें कि खेती बाड़ी में मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया, ट्यूबवेल्स, कैनल्स, डैम्स के थ्रू जो पानी की सप्लाई देश के अलग अलग हिस्सों में दी जा रही है सिंचाई के लिए। और साथ ही जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बढ़ा और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ बढ़ा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया, और साथ में जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, उन्नत किस्म के जो बीज हैं खेती बाड़ी के लिए, क्रॉपिंग के लिए, उनका इस्तेमाल बढ़ा। तो उससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है वो कई गुना बढ़ गया, एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया उससे। तो ये क्या हुआ, इसमें एक जो ह्यूमन रिसोर्स थे, जो उनके पास सेट ऑफ स्किल्स थी, उनकी नॉलेज थी, एक्सपर्टीज थी, उसको यहाँ पर काम में लाया गया। तो उससे प्रोडक्शन बढ़ा, देश के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, फूड ग्रेन्स के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से पॉसिबल हो पाया। और अभी रिसेंटली जो नई तरह की एक इंडस्ट्री उभरी है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग बहुत अच्छे स्किल्स रखते हैं, उनमें टैलेंट है, नॉलेज है, और वो आज ग्लोबल मार्केट में लीड कर रहे हैं। पूरे विश्व भर के लोगों को भारत जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बाकी जो सर्विसेज हैं रिलेटेड इससे, उसको वो एक्सपोर्ट करता है, और बहुत सारा पैसा भी इंडियंस लोग कमाते हैं, उससे भी इंडिया की जो इनकम है वो बढ़ती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी क्या है, ये भी एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ही आउटपुट है। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उन्होंने अपनी एजुकेशन को अच्छा किया, तो दिस इज आल्सो वन शॉर्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब जब ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उनकी एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर सर्विसेज में, और उनकी लाइफ एक बेटर लेवल पे आती है, उनको एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है, तो उससे जो रेट ऑफ रिटर्न्स होता है फ्यूचर में या प्रेजेंट टाइम में, वो बहुत अच्छा मिल जाता है। मतलब कि जो एक तरह से आउटपुट लेवल है, प्रोडक्टिविटी लेवल है, वो कई गुना बढ़ जाता है। अब एग्जाम्पल जो है हम अपने देश का भी हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे लोगों ने अपनी सेट ऑफ स्किल्स को इम्प्रूव किया, नॉलेज को इम्प्रूव किया, और साथ में हम कह सकते हैं कि उनका प्रोडक्टिव लेवल बढ़ा, जिससे उनको भी फ़ायदा हुआ, उनकी इनकम बढ़ी, साथ में देश को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि देश के अंदर जो प्रोडक्टिविटी लेवल था वो बढ़ा, इनकम लेवल बढ़ा। तो ऐसा ही जो एग्जाम्पल है ये है जापान का। जापान के बारे में आप डिस्कस कीजिए और थोड़ा सा नेट पे भी सर्च कीजिए। जापान एक ऐसा देश है
जिसके पास रिसोर्सेज बहुत ही कम है, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का उसको विदेशों से ही, दूसरे देशों से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। बहुत सारे ई टेबल्स भी हैं और बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी भी वहाँ भारी कमी है। लेकिन जापान ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी, उसने अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनमें उनमें इन्वेस्टमेंट किया। जापान के लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल माइंडेड हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब वहाँ जो बच्चे भी हैं वो भी एक उनमें उनके अंदर एक इनोवेटिव स्किल्स बहुत हाई लेवल पे है, वो कोई ना कोई इन्वेंशन करते हैं। और जो भी उनके पास उन्होंने काम सीखा है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे सीखा, उनके पास जो है सेटअप स्किल्स बहुत ही हाई लेवल पे है। तो आज आप देख रहे हैं जापान ने मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी डेवलपमेंट की है, और जापान कहाँ आगे पहुंच चुका है, कितना आगे पहुंच चुका है। जापान इज टुडे वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जो टॉप इकोनॉमीज आती हैं उनमें जापान का नंबर भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी देश हो, जब वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स होते हैं, बहुत सारा उसको बेनिफिट होता है भविष्य में, उसके जो लोग हैं उनको फ़ायदा होता है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स से लोगों की अपनी लाइफ बेटर होती है और अपने परिवार को वो एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। सोसाइटी में ऐसे लोगों के रहने से बेनिफिट मिलता है, सोसाइटी अच्छी बनती है। और साथ ही जब वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में अपना रोल निभाते हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होते हैं, ज़्यादा इनकम कमाते हैं, और देश की जो इनकम है उसमें भी उनकी जो है एक तरह से मतलब कंट्रीब्यूशन होता है, वो देश की इनकम को भी बढ़ाते हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो पीपल हैं वो जब ट्रेंड हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। तो हम इसको कब मानते हैं, एसेट कब मानते हैं,